नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 15 भारत स्थिति जानने योग्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जानने योग्य बातें। पहला, भारत को प्राचीन समय में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड, हिंदुस्तान व हिंद के नाम से जाना जाता था। दूसरा, भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर आता है। ये देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। चौथा, भारत का दक्षिणतम छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण सीमा में है। इसे अंतिम छोर का नाम इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। पांचवा, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। छठवां, भारत लगभग मध्य से गुजरने वाली 82.5 अंश एवं 30 डिग्री की देशांतर रेखा का समय ही भारत का मानक समय है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, जो पूर्व और पश्चिम से 2 घंटे का अंतर उत्पन्न करती है। सातवां, भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो 7 देशों को स्पर्श करती है। वे देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता है और अफगानिस्तान है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है, जो स्पर्श करती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? उत्तर, भारत को एक उपमहाद्वीप कहने के पीछे मुख्य कारण इसका विशाल भौगोलिक विस्तार, विशिष्ट भू आकृति और सांस्कृतिक विविधता है, जो इसे एशिया महाद्वीप की बाकी हिस्सों से अलग पहचान देती है। भारत को उपमहाद्वीप कहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भौगोलिक अलगाव। भारत एक विशाल भूभाग है जो मुख्य एशिया महाद्वीप से ऊंचे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा प्रभावी रूप से अलग किया गया है। यह भौगोलिक बाधा इसे एक अलग भौगोलिक इकाई बनाती है। दूसरा, विशाल आकार। इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसमें महाद्वीप के समान विविध प्रकार के जलवायु जैसे पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, पठार और तट और पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। विविध जलवायु। यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति पूरे क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। अगला, सांस्कृतिक विशिष्टता। इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है, जो इसे एशिया के अन्य हिस्सों से अलग करती है। इन सभी विशेषताओं के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उत्तर, भारत में एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, ऐसा कई कारण हैं जिसके चलते कई विशेषज्ञ और स्थानीय निवासी एक से अधिक समय क्षेत्रों की बात करते हैं। मुख्य कारण, विशाल भौगोलिक विस्तार। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के में लगभग 2 घंटों का अंतर है। दूसरा, दिन के उजाले का नुकसान। वर्तमान में एक ही समय क्षेत्र होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में दिन के उजाले का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता, जिससे सुबह की कीमती घंटे बर्बाद हो जाते हैं और शाम को जल्दी कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। अगला, ऊर्जा की बचत। 2 समय क्षेत्र लागू करने से दिन में के प्रकाश का बेहतर उपयोग होगा, जिससे ऊर्जा की खपत और बिजली के बिलों की बड़ी कमी आएगी। अगला प्रश्न, खाड़ी और जल संधि में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खाड़ी और जल संधि में निम्नलिखित अंतर हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला, स्वरूप। खाड़ी का स्वरूप पानी का एक बड़ा हिस्सा जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है, खाड़ी कहलाता है। जल संधि एक सकरा जल मार्ग जो 2 जल निकायों को जोड़ने तथा भूभाग को अलग करता है, जल संधि कहलाता है। आकार, यह 3 ओर से स्थल से घिरी होती है। इसका आकार वृत्ताकार या यू आकार का हो सकता है, उसे खाड़ी कहा जाता है। जल संधि, यह लंबा, सकरा और सीधा होता है। यह 2 जल निकायों और भूभागों के बीच होता है। उदाहरण,
बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी खाड़ी के अच्छे उदाहरण हैं। उसी प्रकार जल संधि के उदाहरण पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, मलक्का जल संधि जो थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में है। अगला प्रश्न, भारत की लंबी तट रेखा से क्या प्रभाव है? उत्तर, भारत की लंबी तट रेखा जो कि 7516.6 किलोमीटर है का देश पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिनमें आर्थिक, पर्यावरणीय और भू राजनीतिक शामिल है। यहाँ मुख्य प्रभाव दिए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं। आर्थिक विकास, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता है। आजीविका, लाखों लोगों का उद्योग मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है जो कि बहुत अच्छे आजीविका के रूप में माना जाता है। पर्यटन, समुद्र तटों के कारण पर्यटन उद्योग फला फूला जैसे गोवा, केरल, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता ये सब पर्यटन स्थल तटवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण हुए। संसाधन, तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण समुद्री संसाधनों का भी प्राप्ति होती है। सुरक्षा, नौसेना और तट रक्षक बल के लिए तटीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। जलवायु, मानसून के मौसम और तटवर्ती आपदाओं चक्रवात को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, जबकि पूर्व में उदाहरण में तो नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है? उत्तर, यह मुख्य रूप से भारत के आधिकारिक मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के कारण होता है। पहला, एकल समय क्षेत्र, पूरे भारत में केवल एक ही समय क्षेत्र का पालन किया जाता है जिसे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यह समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर गुजरने वाली 82.5 अंश एवं 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय पर आधारित है। दूसरा, देशांतरीय अंतर, नागालैंड भारत के सुदूर पूर्व में है जबकि दक्षिण पश्चिम की ओर है। पूर्व के घूर्णन के कारण से पूर्वी स्थानों पर सूर्य पहले उदय और अस्त भी पहले ही होता है। नागालैंड और गुजरात सुदूर पश्चिम के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। तीसरा, प्रशासनिक और व्यवहारिक कारण, पूरे देश में घड़ियों को एक ही समय पर रखना प्रशासनिक सुविधा, संचार, रेलवे संचालन, विमानन और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु, समय का मानकीकरण, भले ही प्राकृतिक सूर्यास्त और सूर्योदय का समय भौगोलिक स्थिति के कारण भिन्न होता है, लेकिन सभी घड़ियों को एक मानकीकृत समय के साथ समकालिक किया जाता है। संक्षेप में, भले ही नागालैंड में दिनचर्या प्राकृतिक रूप से पहले शुरू और खत्म होती है, लेकिन राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखने के लिए घड़ियों का एक ही आधिकारिक समय होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। समय समय पर हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए कला संकाय के विषयों के प्रश्नों के उत्तर अपलोड किए जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।